हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स मैं इसमें बताऊंगी बीपीएससी 3.4 के बारे में। बस इतना ही कर लो, यानी कि फ्रेंड्स मैंने इसमें कहा है बस इतना ही कर लो, 40 में से 36 नंबर पक्का। यानी कि जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी उतना अगर आप लोग करते चलेंगे साथ में तो काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आपका करा रही हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं 30 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का मैंने 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास में प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट का 30 प्लस क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं टीचर एग्जाम क्रैकर सीरीज यानी कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षा विद्यालय की मैं तैयारी करा रही हूँ आप सभी लोगों को। और फ्रेंड्स जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये है आपका पीआरटी के लिए, ठीक है। 1 to 5 क्लास के लिए जो एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी लोग स्टार्ट मैं करती हूँ क्लास को, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जितना भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिनको नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन का आंसर लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको करा दिया था, फर्स्ट से लेकर के फ्रेंड्स आपका 30 क्वेश्चन तक हो चुका था। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो फ्रेंड्स क्लास है वो मैं इसको आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी 30 के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आप सभी का हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट था, आप लोगों को मैं बोली थी आंसर बताने के लिए, ठीक है। मैं आंसर आप लोगों को नहीं बताई थी। तो इसमें से फर्स्ट दिया गया है रोडेंट, बी दूसरा दिया गया है कंगारू, तीसरा दिया गया है चमगादड़ और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो जिसको पता है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दी थी, नहीं बताई थी, मैंने कहा था कल की क्लास में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप में जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग बताइए, जिसको नहीं पता है उसको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी वाला आंसर, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ग्रीष्म निष्क्रियता के बारे में, यानी कि जो सूक्ष्म गर्म अवधि को निष्क्रियता अवस्था में बिताने वाले प्राणी होते हैं उन्हें ग्रीष्म निष्क्रियता वाले प्राणी कहलाते हैं। इसमें जैसे मरुस्थलीय कछुए हो गए, मगरमच्छ हो गए, सेलामेंडर हो गया, गिरगिट हो गया, हेजहाग हो गया, घोंघा आदि जैसे प्राणी आते हैं, ठीक है। और जिसको अगर हम फ्रेंड्स बात करें जो शीतकाल में सुषुप्तावस्था में बिताने वाले प्राणी जिसको शीत निष्क्रियता वाले प्राणी कहलाते हैं, इसमें जैसे चमगादड़ आपका आ गया, कंगारू आ गया, रोडेंट आ गया, भालू आदि आते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका डी वाला आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ओके। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चन नंबर 30 अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है WG आर्जर, सेकंड कह रहा है राय कृष्ण दास, थर्ड आंसर कह रहा है CWH जर्सी, एंड डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है। आप में से जिसको पता है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जिसमें राजपूत पेंटिंग के लेखक है ना, इसमें उसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। क्योंकि राजपूत पेंटिंग के जो लेखक होते हैं उनका नाम है आनंद के कुमार स्वामी जी, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर ई वाला करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है याद रखिएगा, आनंद के कुमार स्वामी जी हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है लोक कला का संबंध है। बताइए लोक कला का संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आधुनिक कला से, सेकंड कह रहा है चित्रकला से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रागैतिहासिक कला से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो लोक कला का संबंध किससे है, किसको पता है फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए जिसको पता है। तो देखिए जो लोक कला होता है ना, लोक कला का संबंध जो है फ्रेंड्स वो होता है लोक कला का संबंध होता है क्षेत्रीय कला से होता है। क्योंकि जो सामान्य जनमान के बीच व्याप्त कला के विभिन्न रूपों की प्रकृति जो होती है वो स्थानीय होती है। जैसे कि बिहू भी लोक नृत्य है और झिझिया भी लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू क्या है, एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य आप लोग कमेंट करके बताइए। झिझिया कहाँ का लोक नृत्य ये भी आप कमेंट करके बताइए, ओके।
तो देखिए यहाँ पे लोक कला की बात हो रही है, ठीक है। लोक कला का संबंध किससे होता है? क्षेत्रीय कला से होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, आंसर नंबर ई वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 दोनों में कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर ई, ओके। आपका ई वाला ऑप्शन जो है दोनों में करेक्ट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? फर्स्ट कह रहा है भारत से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दक्षिण कोरिया से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जापान से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आप में से किसी को पता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो दक्षिण कोरिया यहाँ पे बात हो रही है वाशिंगटन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य है उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, ठीक है। क्योंकि जो ह्योनसांग 8 ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के उत्तरी कोरिया के सफल प्रक्षेपण को देखते हुए इस समझौते में कोरियाई प्रायद्वीपीय में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने, परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिणी कोरिया के परमाणु क्षेत्रों में हो रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया आंसर जो कौन सा करेक्ट है? दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो आंसर बी वाला आपका जो है वो करेक्ट रहेगा। वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो वो है फ्रेंड्स आपका दक्षिण कोरिया से, ठीक है। क्योंकि दक्षिण कोरिया में क्या है, अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी को तैनात करने के लिए परमाणु सलाहकार समूह का निर्माण करने और दक्षिणी कोरिया के परमाणु क्षेत्र में ही रही प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान करने की रूपरेखा दी गई है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन नंबर आप सभी को समझ में आ गया। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एपड़ का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, बोल रहा है कि एपड़ का संबंध किस राज्य से? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में से किसको पता है एपड़ का संबंध जो है किस राज्य से है? किसको पता है एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो एपड़ है, एपड़ का संबंध जिसको पता है आप लोग बताइए, फटाफट से आप लोग कमेंट किया करिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि मैंने जितना क्वेश्चन कराया है उतने क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन करेक्ट रहा। ठीक है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए एपड़ का जो संबंध है वो फ्रेंड्स है उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट रहेगा। किससे है फ्रेंड्स? उत्तराखंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 12, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 13, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 9 एंड डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है वो आपको सेम देखने को ही मिलेगा सभी में, मतलब इन उन उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल जो संख्या मानी गई है वो फ्रेंड्स मानी गई थी 22। ठीक है, कुल श्रुतियों की संख्या जो है वो 22 मानी गई थी। जो इसमें ऑप्शन में 22 नहीं दिया गया तो इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आंसर नंबर ई जो है ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपको बता दिया है, जो 34वां क्वेश्चन इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 35 क्वेश्चन का जो है ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सभी लोग चलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 30 अगस्त, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 29 अगस्त एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है 31 अगस्त, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको पता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोगों को, इसमें सारे खेल, विश्व के खेल दिवस जितने हैं, मतलब जो भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो हो सकता है फ्रेंड्स मैं 26 जनवरी के दिन उसको डाल दूंगी, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक वीडियो जो है आपका किसी भी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर उससे हमेशा पूछे जाते हैं,
तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं या फिर विश्व दिवस जो मनाए जाते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है खेल दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टेट सुपर टेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका हर वनडे एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो है दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है खेल दिवस। तो देखिए फ्रेंड, जो खेल दिवस है ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, आप में से अगर जिसको पता होगा तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहा। ओके, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महर्षि पतंजलि, सेकंड ऑप्शन कह रहा है महर्षि नारद, थर्ड ऑप्शन कह रहा है महर्षि देवदत्त एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड, जिसको पता है बताइए फटाफट से कमेंट करके योग दर्शन के लेखक कौन है। तो देखिए योग दर्शन के जो लेखक है इसका आंसर करेक्ट रहेगा, आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा, महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, जो योग दर्शन के लेखक हैं। और ये जो है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ इनका कौन सा योग दर्शन है और इसके लेखक कौन है? पतंजलि हैं। ओके, याद हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सभी लोग फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? क्या पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे? जीन नामक प्रोटीन जो है वो किस फसल से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मक्का से, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सोयाबीन से, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जौ से एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसको पता है जीन नामक प्रोटीन जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जीन नामक प्रोटीन है इसका संबंध है आपका मक्का से। ठीक है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मक्का से। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? दुकाजी उद्देश्य की। ठीक है, गाय की कौन सी जो नस्ल होती है वो दुकाजी उद्देश्य की है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिंधी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जर्सी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है थार पारकर और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? गाय की कौन सी नस्ल जो है वो दुकाजी उद्देश्य की है? कौन सी नस्ल है फ्रेंड्स जो दुकाजी उद्देश्य की है? किसी को पता है? तो देखिए जो गाय की थारपारकर नस्लें जो होती हैं ये दुकाजी उद्देश्य की होती हैं। ठीक है, कौन सा आंसर फ्रेंड्स में आपका करेक्ट रहेगा? इसमें आपका आंसर जो है थर्ड आंसर आपका करेक्ट रहेगा। थारपारकर जो है ये दुकाजी उद्देश्य की होती है। ठीक है, ये जो गाय होती है दुकाजी उद्देश्य की होती है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स आपकी थारपारकर गाय होती है जो दुकाजी उद्देश्य की होती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? एक बार ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया फ्रेंड्स? गैर संचारी रोग, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD के बारे में पूछा गया है, गैर संचारी रोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कैंसर, सेकंड दिया गया मधुमेह, थर्ड ऑप्शन दिया गया मलेरिया एंड डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो देखिए जो गैर संचारी रोग क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। आप लोग में से अगर आपको पता है जिसको गैर संचारी रोग तो कमेंट करके बताइए। देखिए जो गैर संचारी रोग होता है ना, वह चिकित्सालय स्थितियां या रोग है जो संक्रामक कारकों के कारण नहीं फैलता है। यानी किसी गैर संचारी रोग को जो है दीर्घकालीन बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है ये लंबे समय तक बनी रहती है तथा आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार कारकों के संयोजन का परिणाम होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये रोग जो होते हैं ना वे पुरानी स्थितियां हैं जो बच्चे, किशोरों और वयस्कों में उच्च स्तर की विकलांगता एवं मृत्यु का कारण बनती है। यदि उन्हें अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है NCD में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा आदि शामिल होते हैं। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो NCD जो है वो रुग्णता और मृत्यु का मुख्य कारण होती है। अगर फ्रेंड्स हम देखिए संचारी रोग के बारे में बात करें, संचारी रोग क्या होता है? उसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? सीधे संपर्क का परोक्ष होता है, परोक्ष रूप से होता है। जैसे भोजन, जलवायु इत्यादि माध्यमों से क्या होता है? वो स्थानांतरित होता है। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है, उसको क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग को संक्रामक रोग के रूप में भी जाना जाता है
जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, ये सभी क्या होता है आपका, ये सभी मलेरिया रोग है, ठीक है। ये सभी आपका क्या है, संचारी रोग है। और यहाँ पे गैर संचारी रोग पूछा गया है, तो गैर संचारी रोग जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, अस्थमा, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यानी कि इसमें कैंसर और आपका मधुमेह हो गया, ठीक है। मलेरिया जो है फ्रेंड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया है कि गैर संचारी रोग और आपका जो है संचारी रोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आप लोगों को ये में से मतलब आपको मैंने क्या बताया, संचारी रोग और असंचारी रोग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, गैर संचारी बोल दिया गया, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये क्या है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग है। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, केसर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कौन से केसर जो है किससे प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केसर प्राप्त किया था पुष्प वर्तिका से, सेकंड कह रहा है पत्ती से, सी ऑप्शन कह रहा है बाह्य दल पुंज से। तो डी ऑप्शन और ई ऑप्शन आपका यही दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आपका इसका करेक्ट रहेगा बताइए कमेंट करके आप लोग। केसर किससे प्राप्त होता है, केसर क्या है, केसर किससे प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो केसर होता है ना, केसर पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। अब देखिए आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि पुष्प वर्तिका क्या होती है, ठीक है। अगर आप लोग बायो से पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट है तो आप सभी को पता है कि पुष्प वर्तिका क्या होती है। तो देखिए जो केसर होता है वो पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। केसर के नैसर्गिक उत्पत्ति स्थान कश्मीर व दक्षिण यूरोप में है, ठीक है। केसर कहाँ से प्राप्त होती है, कश्मीर और दक्षिण यूरोप से प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी आप लोग जान जाइए कि केसर कहाँ से प्राप्त, ये तो आपको पता है केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ के किस भाग से केसर मिलता है, तो पुष्प वर्तिका से मिलता है। अगर हम बात करें केसर जो है, केसर की उत्पत्ति स्थान कहाँ से होती है, तो कश्मीर और दक्षिण यूरोप से होती है। और यह जो है स्पेन से मुंबई में बहुत आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, स्पेन से मुंबई में बहुत आता है और भारतवर्ष के बाजारों में बिकता है। ईरान, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, चीन और फारस आदि का केसर शुद्ध होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ का अगर हम बात करें शुद्ध होता है केसर, तो ईरान, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीक, तुर्की, चीन और फारस का जो केसर होता है वो शुद्ध रूप में माना जाता है। ओके, समझ में आ गया सभी को। केसर जो है फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त होता है, तो पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है और इसको जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो कश्मीर और दक्षिण यूरोप है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका फुल जानना है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 24, सेकंड दिया गया 26, थर्ड ऑप्शन दिया गया 28 एंड डी और ई ऑप्शन आपका जो है सब में सेम रहता है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ई अलावा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसको पता है मानव शरीर में पसलियाँ कितनी होती हैं, जिसको पता है बताइए। देखिए मानव शरीर में पसलियाँ कितनी होती हैं, तो देखिए मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो होती है 24, ठीक है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 24 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है। टीएबी का जो टीएबी का टीका लगता है वो किस रोगों से बचाव करता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो टीएबी का टीका होता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है मियादी बुखार, सेकंड दिया गया है डिप्थीरिया एंड सी ऑप्शन दिया गया काली खांसी, डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें जो है टीएबी का टीका किस रोग के बचाव से लगता है, ठीक है, किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ये थोड़ा सा पीडीएफ जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। तो देखिए टीएबी का जो टीका है किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं टीएबी का टीका होता है ये मियादी बुखार से बचाव के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका मियादी बुखार देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्लियर रहेगा। टीएबी का जो टीका लगाया जाता है वो मियादी बुखार के रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। और अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जो है कब लगाया जाता है, तो ये 2 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 से जो 6 महीने के बच्चे होते हैं उनको टाइफिम VI का सिंगल डोज और 2 साल के बाद बूस्टर डोज देना चाहिए, ठीक है। और 6 साल की उम्र में जो बच्चों को TY20A का टीका हर 48 घंटे में 4 बार देना चाहिए और 2 साल बाद बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी को, टीएबी का जो टीका लगाया जाता है वो मियादी बुखार के लिए लगाया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना ये जो दिवस वाला है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक क्लास दूंगी अच्छे से
और सॉरी फ्रेंड्स, एक क्लास में उसको आपको फुल डिटेल्स बता दूंगी सारे दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 25 जून, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 20 जून, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 28 जून एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सभी लोग घर घर में मनाते हैं। तो वो फ्रेंड्स है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है। ई ऑप्शन जो है आपको करेक्ट रहेगा, ओके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। कितने तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड्स, 21 जून को, ओके, याद रखिएगा 21 जून। नेक्स्ट आपका दिया गया है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, ठीक है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रेशमी वस्त्रों में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सूती वस्त्रों में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नायलॉन वस्त्रों में, एंड जो यहाँ आपका ऑप्शन रहता है ऑप्शन डी और ई जो है ये सभी में सेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। तो आप सभी को जिसको पता है आप लोग बताइए किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रेशमी वस्त्र, ठीक है। जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसमें गोंद के कलफ का उपयोग होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में आप लोगों का स्कोर भी मैं पूछूंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेशमी वस्त्रों में जो है कलफ का उपयोग होता है, वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है, ओके। तो आई होप आप सभी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 45। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर, ठीक है, संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 7, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 8, सी ऑप्शन कह रहा है 11, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। आप लोगों ने देखिए आंसर जो कमेंट किया करिए ना, ऐसे किया करिए 46.46 पॉइंट आपका ए है, 46.2 है, ऐसे करके आप लोग आंसर कमेंट किया करिए, ठीक, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46 में हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर जो है कितने स्वर होते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें जो है 7 दिया गया, 8 दिया गया, 11 दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसमें जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो होता है फ्रेंड्स 12 स्वर होते हैं, ठीक। कितने वॉवेल होते हैं, 12 वॉवेल होते हैं। याद रखिए कितने वॉवेल आपको मैंने बताया, 12 वॉवेल बताए, ओके, 12 वॉवेल होते हैं, ठीक है, 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, ठीक है। 4 ताल का जो प्रयोग किया जाता है किस गायकी के साथ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ध्रुपद, सेकंड ऑप्शन कह रहा है तराना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ख्याल एंड डी ऑप्शन और ई ऑप्शन जो है आपका सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको पता है 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 में, इसमें आपका जो ध्रुपद होता है, ठीक है, 4 ताल का प्रयोग जो है फिर ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है, ठीक है। किसके साथ किया जाता है, ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। और आज की क्लास का ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या पूछा गया, तबला वादक के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रामदास शर्मा, सेकंड ऑप्शन दिया गया जाकिर हुसैन, थर्ड ऑप्शन दिया गया अहमद जान धिरकवा एंड डी और ई ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है तबला वादक नहीं है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तबला वादक की बात हो रही, तो देखिए जो तबला वादक होते हैं ना, तो रामदास शर्मा जो है वो तबला वादक नहीं है, ठीक है। जो रामदास शर्मा है इसमें ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा, ये जो है तबला वादक नहीं है, ठीक है। बाकी ये जाकिर हुसैन और अहमद खान थिरकवा जो हैं ये दोनों लोग जो हैं फ्रेंड्स ये लोग रहेंगे क्या, सॉरी एक सेकंड, ये लोग तबला वादक हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मुंबई, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चेन्नई, और डी और ई वाला ऑप्शन जो है वो फ्रेंड सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? कमेंट करके बताइए कि जो प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है वो कहाँ पर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कोलकाता, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन आपका चेन्नई। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया प्रथम बार जो किया गया था, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजित कहाँ पे किया गया था। जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सेकंड जो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स? आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट पे चलिए हम लोग, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 से देखिए क्या कह रहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्लूटो ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन कह रहा है रूसो ने, एंड डी और ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये किसने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की मैदान की आवश्यकता है? तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो है ये कहा है किसने? ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कहा है? ये विचारक जो है स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है? सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1957, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1960। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा फ्रेंड्स क्या कह रहा है 1957 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन 1957, सेकंड 1955 और थर्ड ऑप्शन 1960 कह रहा है, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसमें कहा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सर्वप्रथम सन 1948 में यूपी के इटावा तथा गोरखपुर जिले में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई थी, जिसमें क्या हुआ था इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में क्या हुआ था फ्रेंड्स 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत में व्यापक ग्रामीण विकास के लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम क्या था? सामुदायिक विकास योजना रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया था, और यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कहा गया है कि तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर है वाला आंसर जो करेक्ट रहेगा वो 1948 है। ठीक है, तो इसमें आपका 1948 नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका करेक्ट है आंसर ई वाला। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर जो है आपका 1948 करेक्ट रहेगा, 1948। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, भारत में क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो किसने दिया था जो है बुनियादी ढांचे का सिद्धांत? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोलकनाथ के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में दिया गया था, या फिर केशवानंद भारती के मामले में, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका इसमें कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो कब दिया था? तो इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था। ठीक है, किसके मामले में दिया गया था? केशवानंद भारती के मामले में दिया गया। तो इसमें आपका जो आंसर है सी आंसर जो है आपका इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है,
तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए केशवानंद भारती जो हैं, भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। ठीक है, जो केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था उसमें केरल राज्य के मामले में 68 दिन सुनवाई हुई थी। और यह तर्क वितर्क जो है 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था। मतलब कि फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। ठीक है, जिसमेम क्या निर्णय हुआ था फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए निर्णय क्या हुआ था, संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व थे जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता था। जैसे कि निम्नलिखित, जैसे मैं आपको बता दूं, पहला बता दूं कि संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किसमें वर्णित है, ये 368 के तहत किया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 68 दिन सुनवाई हुई थी। ठीक है, इसलिए संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 68 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 368 के तहत किसको किसको रखा गया है, तो पहला मैं आपको बता दूं, संविधान की सर्वोच्चता को, विधायिका को, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के बंटवारा को, गणराज्यात्मक एवं लोकतंत्रात्मक स्वरूप वाले सरकार को, और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। ठीक है, इतनी चीज़ों का उसमें क्या है, उल्लेख मिलता है किसमें, आपका 368 में। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स जो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में बताया है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया क्या है और किस प्रकार से इसमें जो है सिद्धांत बताया गया था। मैंने आपको पूरा फुल डिटेल्स में बता दिया है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 368 है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 201, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 108, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 213, अनुच्छेद 213। डी और ई ऑप्शन आपका जो है वो सभी में सेम, हमने कहा सभी में सेम रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो देखिए इसमें जो बात कही गई है फ्रेंड्स, ये जो है इसमें आपका आंसर जो है कौन सा करेक्ट रहेगा, आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, जिसको पता है। ठीक है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ठीक है, इसमें आपका 201 जो है, अनुच्छेद 201 में क्या है, ये जो है इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। ओके, समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। 54 क्या कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। जिसके सदस्य कौन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 54 जो है इसमें कह रहा है 54 में कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड, निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जो होते हैं वो दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका इसमें आपका करेक्ट रहेगा, आंसर नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सभी को समझ में आया है 54 क्वेश्चन नंबर, जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके जो सदस्य होते हैं वो सदस्य जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ओके,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर करिए। कौन सा देश जो है फ्रेंड्स दक्षेस का सदस्य नहीं है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। जिसको पता है जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता है मैं उसको आंसर बताती हूँ इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका इसमें बांग्लादेश, सेकंड कह रहा है नेपाल, थर्ड कह रहा है जापान, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए जो 55 क्वेश्चन नंबर 55 है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो इसमें आपका जो जापान देश है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा देश फ्रेंड जो जापान देश है ये दक्षेस का सदस्य नहीं माना जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक क्या है? बीज की संतति है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रमाणित बीज, सेकंड कह रहा है आधारी बीज, एंड सी ऑप्शन कह रहा है पंजीकृत बीज। इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए जिसको पता है आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो आपका जो डी और ई ऑप्शन रहता है वो सभी में सेम रहता है। ओके, तो चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। केंद्रीय बीज की संतति है, कौन सा आंसर करेक्ट है? केंद्रीय बीज की संतति क्या होती है? देखिए जो प्रजनक होता है, प्रजनक बीज जो होता है वो केंद्रीय बीज की संतति होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? इसमें आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपके इनकरेक्ट रहेंगे। आंसर आपका क्या करेक्ट रहेगा? केंद्रिकी बीज होता है। जो केंद्रिकी बीज होता है ना फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने आपको बताया वो प्रजनक बीज होता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसकी जो होती है केंद्रिक बीज कहलाती है। ओके, जिससे क्या होता है उनकी नेक्स्ट आगे फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि केंद्रीय औषधि एवं सुसंगित पौधा संस्थान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भोपाल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लखनऊ, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? कमेंट करके बताइए जिसको पता है। केंद्रीय औषधि एवं सुसंगित पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा, पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसको पता है आप लोग आंसर बताइएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि इसका कितना करेक्ट रहा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए 57 का जो केंद्रीय औषधि एवं सुसंगित पौधा संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आंसर इसमें आपका लखनऊ करेक्ट रहेगा, आंसर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 है मार्मालेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उपयुक्त फल कौन सा है? मार्मालेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है माल्टा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जामुन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बेल, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका मार्मलेड है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो होता है वो माल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, माल्टा आ गया। ठीक है, मार्मालेड से माल्टा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नई दिल्ली, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? जिसको पता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये जो 59 क्वेश्चन नंबर है तो इसमें फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, इसमें आपका जो है फर्स्ट आंसर जो है ये करेक्ट रहेगा। ओके, तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? तो आप लोग अपना जो स्कोर है अब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा किसका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ इसमें से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट था। ओके, तो अब लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सल्फाइड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक,
ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा? जिसको पता है फटाक से आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए जो जेली है, जेली फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं जेली जो होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए जो परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है उसमें ना तो सल्फाइड होता है, ना पैक्टिन होता है, ना सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं जो जेली बनाने के लिए यूज किया जाता है शुगर यानी कि शर्करा परिरक्षक का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका फ्रेंड्स यूज किया जाता है? शुगर का यूज किया जाता है, ओके। आप लोग याद रखिएगा किसका यूज किया जाता है, तो वो आपका आंसर रहेगा। इसमें आपका जो आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत छोड़ो का जो नारा है यह नारा किसने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूसुफ मेहर अली, एंड डी और ई ऑप्शन जो है ये आपका सभी में जो है कॉमन रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें जो है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? किसको पता है फ्रेंड्स भारत छोड़ो का जो नारा है ये किसने दिया था? तो देखिए इस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए जो ये आपका क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो का नारा। तो देखिए वर्ष 2017 में देश ने भारत छोड़ो जिसे अगस्त क्रांति, ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान इस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैं आपको बता रही थी कि इस दौरान क्या हो रहा है, जब 75वीं वर्षगांठ मनाई गई तो इस दौरान इस आंदोलन से जुड़े कई पक्षों के बारे में चर्चा की गई, ठीक है, जिसमें से भारत छोड़ो का नारा भी शामिल था। आपको पता होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए यूसुफ मेहर अली का नाम लिया था। किसका नाम लिया था फ्रेंड्स? तो यूसुफ मेहर अली का नाम लिया था, ओके। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आपका आंसर जो करेक्ट है वो है आंसर जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। दरअसल क्या होता है, जो मेहर अली ही वह शख्स था जिन्होंने क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो का नारा दिया था, जिसे गांधी जी ने 1942 में भारत की आज़ादी के लिए छेड़े गए सबसे बड़े आंदोलन के लिए अपनाया था। 23 सितंबर 1903 को जन्मे यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान वह 8 बार जेल भेजे गए थे और 1942 में जेल में बंद होने के बावजूद वह बम्बई अब मुंबई के मेयर चुने गए थे। यूसुफ मेहर अली ने कई किताबें भी लिखी जिनमें द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ए ट्रिप टू पाकिस्तान समेत कई किताबें शामिल हैं, ओके। तो फ्रेंड्स इसमें जो भारत छोड़ो का नारा दिया था ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कब दिया था? तो ये 23 सितंबर 1930 ईस्वी में, 23 सितंबर 1903 को जन्मे यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? इसमें देखिए फ्रेंड्स कहा गया है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बात हो रही है कि वह प्रथम नेता जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बीपी बलिया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एनएम लोखंडे, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा? इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसमें क्या किया था, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इनमें से जो बीपी बलिया हैं और लाला लाजपत राय, इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं 1890 की बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक जो हैं वो एनएम लोखंडे थे, ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडे। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा एनएम लोखंडे, ठीक है। क्या फ्रेंड्स मैंने आपको नाम बताया एनएम लोखंडे, यानी कि आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो आंसर है आपका सी, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है 62 क्वेश्चन नंबर अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 63 क्वेश्चन नंबर की। तो 63 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है महादेव देसाई, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्यारेलाल नैयर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मदन मोहन मालवीय, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था?
तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है महादेव देसाई, ठीक है। तो 63 क्वेश्चन में जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें जो आपका ये है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए भारत की जो संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बता दूं मैं, यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो ये आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। कुछ अन्य नेताओं ने भाग लिया जिनमें महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम बिड़ला एवं मीराबेन शामिल थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग नहीं लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो फ्रेंड्स हुआ था वो 1932 में आयोजित हुआ और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स समझ में आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए जो मैंने आपको पहला गोलमेज सम्मेलन बताया 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। ओके, समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें भी कांग्रेस से किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था, ना पहले में भाग लिया था ना तीसरे में भाग लिया था, ठीक है। याद रखिएगा ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो जिसमें कौन लिए थे भाग, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए फ्रेंड्स, क्लियरिटी नहीं है, एक सेकेंड ना रुकिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बेटा और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में अपना स्कोर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना कि कितना क्वेश्चन आप सभी का करेक्ट रहा। ओके।